गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज से आपका क्लास शुरू हो रहा है, क्लास 9th साइंस, जिसमें हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 3 जो है आपका परमाणु और अणु। क्या बच्चों? परमाणु और अणु, जिसे हम क्या कहते हैं? एटम एंड मॉलिक्यूल। यानी एटम का मतलब क्या होता है? परमाणु, और मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। तो बच्चों, आपके जितने भी पदार्थ हैं, यानी इस संसार में, इस वर्ल्ड में आपके जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं, वह किसी न किसी प्रकार के परमाणुओं से और अणुओं से मिलकर बना होता है। तो आप अब सोचते होंगे कि परमाणु क्या होता है या अणु क्या होता है, यानी कहेंगे कि आपका कोई अगर पदार्थ है तो पदार्थों से मिलकर बना होगा। नहीं, यह बात आपका गलत है। आप कहेंगे कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी पदार्थ है तो वह कई प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। तो उन छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु या अणु कहते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है और क्या अणु होता है, उसके बाद हम आएंगे चैप्टर पे। पहले बच्चों ऐसा था कि पहले के जो वैज्ञानिक थे या दार्शनिक थे, जो कुछ भी लोग थे, वह मानते थे कि जो पदार्थ की रचना हुई है वह उसके बारे में बहुत ज़्यादा कल्पना करते थे, लेकिन उनके बारे में कुछ सच बात नहीं बता पाए कि मान लीजिए हमारा पदार्थ है तो वह कैसे बना हुआ है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे महर्ष कलाम, जो भारत के थे, एक दार्शनिक थे, उन्होंने 800 ईस्वी पूर्व बताया कि कोई भी पदार्थ है तो वह जो है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, अविभाज्य। यानी अगर मान लीजिए हमारा कोई पदार्थ बना हुआ है तो वह बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? विभाजित नहीं कर सकते। वह क्या माना जाता है? अविभाज्य माना जाता है। तो पहले इन्होंने यह कल्पना रखा कि हमारा जो पदार्थ होता है वह एक अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसके बाद आए वैज्ञानिकों ने और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे खोज की, यानी परमाणु, यानी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है उससे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यानी जो परमाणु होता है वह बहुत ही छोटा होता है, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, ना ही अपने हम नंगी आंखों से उसको देख सकते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे परमाणु क्या होता है तो आप बताएंगे कि परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिससे अपने नंगी आंखों से ना देख सकते हैं, ना उसको टच कर सकते हैं यानी छू सकते हैं, और ना ही उसको हम विभाजित कर सकते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो परमाणु को जाने कि आपका परमाणु जो होता है क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा कण है। अब आपका आता है मॉलिक्यूल्स, यानी अणु। जो आपका अणु होता है वह एक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी आप कहेंगे कि आपका जो परमाणु अणु होता है जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु से जुड़ता है तो वहाँ आपका किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी आप कह सकते हैं कि जो अणु बनता है वह हमारा किससे बनता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो आप जाने कि आपका परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। तो बच्चों, यदि आपसे कोई पूछे परमाणु क्या है, अणु क्या है, तो आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका परमाणु के रूप में मान लीजिए हाइड्रोजन है, यह आपका क्या है? एक तत्व का संकेत है। क्या तत्व का संकेत है? हाइड्रोजन। यानी जिसे हम क्या कहते हैं? एस से प्रदर्शित करते हैं हाइड्रोजन जो हमारा है। अगर यह अकेले में मान लो अगर इस रूप में पाया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन यदि यही आपका हाइड्रोजन किसी एक हाइड्रोजन से और जुट जाता है, उससे आपका मिलकर H2 बना लेता है, तब यह देखिए परमाणु के रूप में नहीं है, यह किस रूप में है? अणु के रूप में है। क्यों? क्योंकि आपका जो अणु बनता है वह समान परमाणुओं के योग से ही बनता है। या आप कह सकते कोई मतलब नहीं कि आपका समान परमाणु या एक से अधिक, यानी विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से भी मिलने से हमारा क्या बनता है? अणु बनता है। तो सीधी बात यह है कि अणु की कि जब एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो इनसे किसका निर्माण होता है? आपके अणु का निर्माण होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब मान लीजिए कोई भी तत्व अकेले, मान लीजिए ऑक्सीजन है, अगर इस रूप में पाया जाएगा तो उसे कहते हैं क्या? ऑक्सीजन का परमाणु कहेंगे। इसको कहेंगे कि ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन का एक परमाणु है। कितना परमाणु है? एक परमाणु है। अगर यहाँ आपको मान लीजिए इस तरीके से लिख दिया गया है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कि ऑक्सीजन का यह एक अणु है। ठीक है, यानी यहाँ कहने का मतलब O2 का मतलब क्या है? इसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में मिले हुए हैं, तब जाके क्या हुआ है? ऑक्सीजन का एक अणु बना हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि आप जब भी आपका अणु बनेगा तो उसमें एक या एक से अधिक कोई भी परमाणु हो सकता है। आपका जो अणु बनेगा वह इस पदार्थ पर निर्भर करता है कि वह किस पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। तो बच्चों, यह रहा आपका परमाणु और अणु के बारे में। तो चलिए आते हैं हमको तो इनकी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि मान लीजिए कोई भी परमाणु का अणु है तो वह इस चैप्टर में इसी के बारे में जानेंगे। मान लीजिए कोई परमाणु तो उसको किस रूप में लिखते हैं या अणु के रूप में, तो कोई तत्व है उसका संकेत क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, उसको हमको कैसे लिखना है। मान लीजिए उसको हमें समीकरण बनाना है तो उस समीकरण को कैसे हम लिखेंगे, इन सब का अपना एक क्या होता है? नियम होता है। तो उन नियमों को इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो एक वैज्ञानिक थे लेवासिए। कौन थे? लेवासिए। तो इन्होंने सबसे पहले इसका अध्ययन किया यानी रसायन विज्ञान का, और उससे संबंधित इन्होंने दो नियम दिए, यानी रासायनिक विज्ञान से संबंधित दो नियम दिए, या जिसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक सहयोग का नियम कहते हैं। तो उनका पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का। क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहला नियम था। और जो दूसरा नियम था वह था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इन दोनों नियमों को कौन दिए? लेवासिए नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी उन्हें कहा जाता है, लेवासिए को। यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि लेवासिए जो है उन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इन्होंने दो नियम दिए। अब चलिए हम पढ़ते हैं कि यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है और इसके अंतर्गत हम क्या जानते, क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हम समझते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो देखिए कहा गया है इस नियम के अनुसार, यानी पहले आप समझ लीजिए कि द्रव्यमान संरक्षण नियम को दिया किसने था। तो बच्चों, सबसे पहले इस नियम का जो प्रतिपादन किया था वह इसके एक वैज्ञानिक थे लोमोनोसोव। उनका क्या नाम था? लोमोनोसोव। इस नियम का प्रतिपादन इन्होंने सबसे पहले सन 1756 ईस्वी में किया। केवल इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन केवल किया, लेकिन इसकी पुष्टि जो की वह किए लेवासिए ने। इसलिए लेवासिए को इस नियम के लिए उनको ज्यादा श्रेय मिलता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आज से पूछे कि इस नियम का प्रतिपादन किसने किया तो आपको बताना होगा कि वह रूसी वैज्ञानिक थे। कौन थे? लोमोनोसोव। लेकिन इसका जो पुष्टि किया वह किसने किया? लेवासिए ने किया। तो इसी के वजह से इसे लेवासियों को मतलब इस नियम के लिए ज्यादा श्रेय दिया जाता है। तो देखते हैं इस नियम या नियम कहता क्या है। तो देखिए बच्चों, कहा जा रहा है द्रव्य या पदार्थ अविनाशी होते हैं। कहने का मतलब है आपको कहा जा रहा है कि द्रव्य मतलब होता है आपका पदार्थ। कोई भी ठोस, द्रव, गैस में कोई यानी पदार्थ की आप जानते हैं 3 अवस्था होती है। तो आपका जो पदार्थ होता है वह अविनाशी होता है। मतलब अविनाशी का मतलब यह आता है कि वह हम उससे विनाश नहीं कर सकते। विनाश में नष्ट उसको नहीं। लेकिन कहा जा रहा है द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता
आपका जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है यही बताता है कि आपका जो पदार्थ है वह क्या है, अविनाशी है, हम उसको विनाश नहीं कर सकते हैं, यानी कि और न ही हम पदार्थ को बना सकते हैं और न ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं, केवल हम इसको क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट, क्या है, AgNO3, जिसे हम क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। मान लीजिए आपका एक पदार्थ है, अब इसी पदार्थ में हम KCl डाल देते हैं, यानी KCl का मतलब क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, अलग अलग कंपाउंड है, यानी AgCl आपका कुछ दूसरा है, कोई दूसरा पदार्थ है, और KCl आपका जो पोटेशियम क्लोराइड है वह आपका केवल दूसरा कोई पदार्थ है। लेकिन जब इन दोनों को हम आपस में मिक्स कर देते हैं तो यहाँ पे और अलग अलग पदार्थ बन जाता है। क्या बन जाता है, वह आपका बन जाता है AgCl बन जाता है, और क्या बन जाता है, KNO3 बन जाता है, यानी यहाँ सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपका पदार्थ था इसको हम नष्ट नहीं किए, बल्कि क्या किए, इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम इसको परिवर्तित कर दिए। तो आप जानते हैं बच्चों, आपके पास कोई भी पदार्थ होता है, आप उस पदार्थ को नष्ट नहीं कर सकते, केवल क्या कर सकते हैं, एक पदार्थ से उसको दूसरे पदार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं। केवल मान लीजिए आपके पास पदार्थ है तो आप उसको मान लीजिए है तो अच्छा बात, उससे अच्छा उपयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा काम करेगा, तो आप कहेंगे वह पदार्थ हमारे लिए क्या उपयोगी कोई सामान बना। लेकिन यदि आप उसी पदार्थ का गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो वह पदार्थ आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन वह पदार्थ आपका नष्ट नहीं होगा। तो जो आपका जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वह यही बताता है कि जो आपके पदार्थ होते हैं वह क्या है, अविनाशी, यानी जितने भी पदार्थ में क्या है, अविनाशी है। हम मान लीजिए किसी भी पदार्थ को नष्ट नहीं कर सकते और न ही किसी पदार्थ को क्या कर सकते, उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि पदार्थ को क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्या रहा आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आप जाने कि द्रव्यमान संरक्षण के अंतर्गत क्या होता है, तो आप द्रव्यमान संरक्षण यही कहता है कि किसी कोई पदार्थ को हम न नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि उसे हम क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा नियम जो है स्थिर अनुपात का नियम। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम, यानी स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है। इससे पहले हमने जाना कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो अब देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का जो नियम है, सबसे पहले इस नियम की व्याख्या, इस नियम को प्लाउट नामक वैज्ञानिक ने 1799 ईस्वी में बताया। उन्होंने क्या बताया, इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। इस नियम में क्या कहा जा रहा है बच्चों, कहने का मतलब है, मान लीजिए यदि आप कोई भी यौगिक बना रहे हैं, कोई भी आप रासायनिक यौगिक को चाहे किसी भी विधि से बना रहे हैं या उसको आप किसी भी प्रकार से प्राप्त कर रहे हो, उसमें जो तत्वों का अनुपात होगा, तत्वों के द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वह आपका क्या होगा, निश्चित होगा, यानी एक निश्चित अनुपात में आपके वे तत्व रहेंगे। यानी चाहे आप किसी भी तरीके से उसको बनाएं, वो आपको उनमें जो तत्वों का अनुपात होगा वह क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे मान लीजिए यदि आपके पास पानी है, यानी पानी का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, H2O। अब H2O आप चाहे जिस तरीके से बनाइए, चाहे आप नहर का पानी हो या कहीं वर्षा का जल हो या समुद्र का जल हो या वही वाटर आप चाहे जहां से आप लाएं, तो आपका जो वाटर का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, H2O। यानी H2O का मतलब कहने का है
इसमें दो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, तभी आपका पानी बनेगा। आप चाहे जहां आप पानी बनाइए, चाहे तो चलिए बच्चों, हमने आपको जाना मतलब हमने आपको बताया कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। तो इसमें आपको क्या बताया गया कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक वह चाहे आप वह किसी भी विधि से बनाएं या प्राप्त करें, उसमें उन तत्वों का जो अनुपात होता है उनके द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, निश्चित होता है। तो जैसे मान लीजिए बच्चों, आप देखिए किसका सूत्र है, जल का। अब जल यदि आपको बनाना है तो जल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, यानी हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 2 चाहिए, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु चाहिए, 1 परमाणु, और हाइड्रोजन कितने परमाणु चाहिए, 2 परमाणु चाहिए। अब चलते हैं इनके मास की बात, यानी द्रव्यमान की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, इनका जो द्रव्यमान होता है वह निश्चित होता है, चाहे जिस तरीके से आप पानी बनाइए, चाहे जमीन का पानी लाइए या किसी नलकूप से निकालिए, या आप उसको किसी नहर से पानी लाइए, जो आपका पानी होगा उसमें आपका क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का परमाणु होगा और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होगा। तो देखिए इनके द्रव्यमान, आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है, इसका परमाणु 8, और इसका जो परमाणु भार होता है वह कितना होता है, 16 होता है। तो आप जानते हैं जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह उस तत्व के परमाणु भार के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखते हैं हम इनका द्रव्यमान। अरे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का जो कितने परमाणु है, 2, तो हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना परमाणु है, 1 है, तो ऑक्सीजन के 1 परमाणु का जो परमाणु भार होता है कितना, 16 होता है। तो कितना हो जाएगा, 16 करना 16। अगर इनके इन तत्वों यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम अनुपात निकालते हैं तो कितने का, इनके द्रव्यमान का अनुपात निकालते हैं तो कितने का मिलता है, 2:16। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 करने में 2, अनुपात 2:16। तो यहाँ अनुपात हमको कितने का मिलेगा, 1:8 का। तो आपको यदि कहीं से भी मान लीजिए किसी भी तरीके से यदि आप पानी बनाना चाहते हैं तो उसमें अगर द्रव्यमान की हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो हाँ आप द्रव्यमान लेंगे, हाइड्रोजन का 1 लेंगे और ऑक्सीजन का जो लेना होगा वह 8। अब चाहे जितना लेंगे तो आपको इतना ही लेना पड़ेगा। इसी प्रकार मान लीजिए यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, CO2। यदि आपसे पूछे कोई कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो उनके द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे। आप जानते हैं कि कार्बन का जो संकेत होता है वह C होता है, और उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और उसका परमाणु भार कितना होता है, 12। तो यहाँ पे कार्बन कितना, एक परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होगा कार्बन के, वह कितना हो जाएगा, 12। या ऑक्सीजन कार्बन का द्रव्यमान हो गया, और यहाँ निकाले ऑक्सीजन का। जो ऑक्सीजन का हम द्रव्यमान निकालेंगे तो ऑक्सीजन कितने परमाणु है, 2। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8, और परमाणु भार कितना होता है, 16। तो यहाँ हम कितने से गुणा करेंगे, 16। तो 16 गुना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात लेते हैं तो हमें कितना का मिलता है, 12:, यहाँ से नीचे बराबर में करिए, 12 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 4 से दोनों आपको कट जाएगा, 4 3 12 और 4 8 32। यानी यदि आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना है तो उसमें आपको कितना, 3 परमाणु किसका चाहिए, परमाणु नहीं कह सकते हैं, 3 ग्राम, यानी जो भी आप मास लेंगे उसमें 3 ग्राम में लेते हैं, तो मान लीजिए 3 ग्राम आपको कार्बन चाहिए और 8 ग्राम आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तब जाके आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो बच्चों आपको इसी बात को यहाँ ध्यान में रखना है, यानी आप चाहे जो कोई भी पदार्थ आप अगर बना रहे हैं रासायनिक तरीके से, तो इसमें उन तत्वों का जो अनुपात होता है, उनके द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वह हमेशा क्या होता है, नियत रहता है। चाहे जिस तरीके से आप बनाएंगे उनमें उनका अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है।
तो बच्चों हम जाने आज कि हम रासायनिक संयोग के नियम के बारे में। इसके अंतर्गत दो नियम हैं, जो आपका पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था आपका स्थिर अनुपात का नियम। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह आता है डाल्टन का परमाणुवाद। तो डाल्टन का परमाणुवाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ से आपका क्लास आज के समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे डाल्टन के परमाणुवाद के बारे में। और